नमस्कार। आप जिसके साथ हैं मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। गांव में कहावत है कि रंजिश और विवाद के मूलतः 3 कारण होते हैं, जड़, जोरू और जमीन। जहां जड़ और जमीन मिल जाते हैं वहां रंजिश और विवाद की तपिश झुलसा देने लायक होती है। छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए मिल्कियत पर लोग कोर्ट कचहरी दुश्मनियां किया करते हैं। हजारों लाखों मामले इस देश की अदालतों में चल रहे हैं। हम आज आए हैं हरियाणा के गांव में, नाम है पिंगौड़। पलवल शहर से थोड़ी ही सी दूर पे है। यहां पे 5 परिवार अपनी एक जमीन की मिल्कियत के लिए लड़ रहे हैं। उनके परिवार की 6ठी पुश्त को अब ये जमीन का विवाद विरासत में मिल गया है। 1911-12 में वो दिल्ली में अपनी जमीन से खदेड़े गए थे। लाठियां मार के उनको हटाया गया था। यह तक कहा जा सकता है कि अब वो नस्ल भी मादूम हुई जाती है कि जिसको मालूम था कि फसादात से पहले क्या हाल थे, यानी फसाद से पहले क्या था वो उनको मालूम है। ये परिवार ऐसी जमीन के लिए लड़ रहे हैं जिसका नाम सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। उस जगह पे एक इमारत खड़ी है जिसका नाम मैं जब आपको बताऊंगा तो आपकी आंखें बंद नहीं हो पाएंगी। और उनके साथ पिछले 100 सालों में क्या बीता है ये सुन के आप हैरत में आ जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे यकीन दिला चुके हैं कि दूरियां कम हो चुकी हैं। इनके पहले दूरियां बहुत लंबी हुआ करती थी। मगर एक तारीख ऐसी भी थी जब ये न थे, मगर दूरियां भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब वो शहर जिनको ये आज जोड़ते हैं वो बसे ही नहीं थे। अब देखिए, आज हम दिल्ली से पलवल तक की दूरी तय नहीं कर रहे होते अगर 12 दिसंबर 1911 को हजारों मील दूर से हिंदुस्तान आकर दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम, जो उस समय एम्परर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ये घोषणा न की होती कि कैपिटल ऑफ इंडिया कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होगी। ये शहरों का शोर, सड़कों पर बस, ट्रैक्टर और टेम्पो की जुम्बिश ये भी नहीं होती। जॉर्ज पंचम के पहल के बाद नई दिल्ली बसी और उस पर खड़े हुए दूर दिल्ली में पार्लियामेंट की इमारत, वो साउथ और नॉर्थ ब्लॉक और एक टीले पे खड़ा अजीम राष्ट्रपति भवन। बड़े मंसूबे अक्सर मामूली जिंदगियों को उजाड़ कर तामील होते हैं। उस समय नई दिल्ली नाम का नया शहर न बसता तो रायसीना और मालचा जैसे 150 गांव और उसमें रहने वाले तमाम परिवार ना तो उजड़े होते, ना उनके रिहायशियों ने अपनी जड़ों से दूरी बनाई होती। पिंगौड़ गांव में वीरेंद्र सिंह इंतजार कर रहे थे। उनको इंतजार की आदत हो चली है। मामूली नहीं, उनके परिवार की 4 पुश्तों ने सिर्फ इंतजार किया है। इक्का दुक्का नहीं, 113-114 साल का इंतजार। आपका ही कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? 110 साल हो गया। तंग गलियां और उनकी हमसफर बदबू उगलती नालियों से गुजर कर हम पहुंचे उनके घर। चारपाइयां निकल आईं और कई परिवारों के मेंबरान आसपास आकर के बैठ गए। हैरत इस बात की थी कि मेरे चारों तरफ देश की सबसे बेशकीमती जमीन की एक समय के मालिक बैठे हुए थे और दिख रहा था कि वो किस फटेहाली में जी रहे हैं। ये बताइए कि सबसे पहली कहानी आपने किससे सुनी है? क्या कहानी सुनी है आपने? हमारे पिताजी हमें बताते थे। वही हमारे पिताजी ने कहा कि हमारे दादा के पास इतनी जमीन थी जो कि रायसीना में थी, दिल्ली में। हम अच्छे विषयदार थे। मगर ये फिर उन्होंने क्या बताया आगे, तो उन्होंने बताया कि भाई सन 1911 में ये जमीन अखबार हुई हमारी। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। अंग्रेज सरकार थी उस समय। अंग्रेज सरकार ने अखबार की थी जमीन हमारी।
तो ज़मीन अक्वायर करने के बाद में मुआवजा उनको दिया, उनका रेट लगाया था 2217 रुपये 10 आने और 11 पाई के रेट से उन्होंने लगाया। कितना एकड़ ज़मीन थी? हमारी 160 एकड़ ज़मीन है। 160 एकड़ ज़मीन थी आपकी। कहाँ पे? ये राष्ट्रपति भवन जहाँ बना हुआ संसद भवन रायसीना गांव था जी। रायसीना गांव था आपका? हाँ जी। रायसीना और मालचा 2 गांव थे, दोनों गांवों की ज़मीन अक्वायर की थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जी फिर ज़मीन जब अक्वायर हुई तो पैसा तो मिला होगा। उन्होंने कहा कि हमें कोई पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पैसा ले लो। हमने कहा कि पैसा कम है, हमें ऐसा तो दो कि हम कहीं जाके ज़मीन ले सकें, जिससे अपना गुजारा कर सकें, आने वाली पीढ़ी गुजारा कर ले। तो उन्होंने सरकार पर रात के समय लाठीचार्ज करवा दी। कहने का मतलब रात के समय वो भगा दिए गए वहाँ से। अब वो भाग के अपनी जान बचाकर जैसे जहाँ जिसको जगह मिली ऐसे ही वहाँ अपना रहने का ठिकाना बनाया। यहाँ पर हमारी वैसे तो कोई जानकारी नहीं थी, एक रिश्तेदारी का कनेक्शन था। उनको जब पता लगी कि भाई हमारे रिश्तेदार वहाँ से रात के समय भगा दिए गए हैं, ना उनके पास बर्तन हैं, ना उनके पास चारपाई हैं, ना कपड़ा है, क्योंकि रात के समय तो जब जान बचा कर वैसे ही भागे थे अपनी जान बचा कर। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम आपको रहने के लिए जगह देंगे, आप यहाँ आओ। जब ये हमें यहाँ लेकर आए, हमारे बुजुर्गों को, जब यहाँ आके अपना ठिकाना बनाया था। आपका क्या नाम है? महेश है जी। महेश जी, महेश सिंह जी, ये बताइए कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी ऐसी है जी को 62-63 साल। 62-63 साल है। तो आपको बचपन की याद है कि कुछ कैसा था घर आपका? पहले तो ऐसे मार्टिन के छानन के घर है जी। मार्टिन के घर रहे? हाँ, मार्टिन के छान पड़ी हुई जी। मजदूरी करे, बस यही है। तो आपके पिताजी क्या करते थे? वो साजे की ज़मीन फमीन ले आए, हर बैल रिश्तेदार जैसा आप जैसे ज़मीन जोता है आधे साजे पे, तो उसी से अपने बच्चे ने पढ़े। यानी बटाई पे ज़मीन लेते थे? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि बचपन में आप स्कूल वूल गए, जा पाए? ना पर जा पाए जी। ऐसा ही नहीं, कोई साधन ही नहीं हो जी। एक दिन क्यों नहीं गए? पिताजी के पास कोई साधन नहीं हो पढ़ाने लिखाने, तो ऐसे ही रहे, कोई ढोर चरावे हो, कोई कुछ करे हो, अपने देते से मजदूरी कर रहे हैं। 5-7 बच्चे हो गए, बस उनके पेट ही मुश्किल से भरे। मजदूरी करी। हमने पूछा कि आपका दावा तो है, मगर सबूत क्या है? लोग पुराने संदूकों में सहेज के रखे अपने वजूद के पुराने दस्तावेज बतौर सबूत खोद लाए। दास्तां महज जुबानी पुश्त दर पुश्त नहीं गुजरी है। दास्तां के सबूत, ये मुड़े तुड़े ज़ेरॉक्स दस्तावेज हर बाप ने बेटे को विरासत में सौंपे हैं। ये दस्तावेज देखने वालों को हैरत में डाल देंगे। अंग्रेजों के समय का दिसंबर 22, 1911 का ये गजट नोटिफिकेशन है। दिल्ली उस समय पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए नोटिफिकेशन पंजाब के मुख्य सचिव FW फेंटन के नाम से जारी हुआ था, जो कहता है कि किस गांव की कितनी जमीन एक्वायर की जाएगी। यह एक दूसरा दस्तावेज है, 30,000 कोर्ट में धूल से अटे कमरों से निकला है। यह बताता है कि किसका कितना बड़ा जमीन का हिस्सा था, मकान की कीमत क्या थी। यही नहीं, किसकी जमीन पर कितने पेड़ थे, कितनी कीमत के, ये भी कलमबंद हुआ सन 1911 में। और ये देखिए, वीरेंद्र के पड़बाबा यानी ग्रेट ग्रैंडफादर नत्थू का नाम साफ दर्ज है। एक नहीं, अलग अलग साइज के कई प्लाट नत्थू के नाम। गांव था रायसीना। भले ही अंग्रेज हुक्मरानों ने जमीन को बंजर कहकर कीमत कम लगाई थी, मगर उस समय 2000 रुपए से ज्यादा का मुआवजा बनता था। ये बताइए कि आपके बाबा पड़बाबा थे जो, उनका क्या नाम था? नत्थू था उनका नाम जी, नत्थू सनौप कल्लू। नत्थू सनौप कल्लू जिनकी जमीन थी नत्थू सनौप कल्लू, उनके नाम थी जमीन। नत्थू के पुत्र हुए करण सिंह। करण सिंह के पुत्र राम खिलाड़ी के पुत्र हैं हम। आप लोग हैं जी। तो ये बताइए कि खानदान में जो आपके जो पड़बाबा थे वो पढ़े लिखे थे? नहीं, उस समय कहाँ पढ़े लिखे होते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी उस समय पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। और उनके पुत्र वगैरह कोई आपके बाबा या कोई पढ़ाई लिखाई किए? देखो, हमारे पिताजी भी अनपढ़ थे जी, क्योंकि वो हटा दिए गए थे, कुछ था ही नहीं, तो कुछ था ही नहीं पढ़ाने का। मजदूरी करें या पढ़ लें? पढ़ें या मजदूरी करके अपना गुजारा करें।
इसी रायसीना गांव में एक मजरा था रकाबगंज, जहां देखिए अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट कहते हैं एक गुरु तेग बहादुर का गुरुद्वारा हुआ करता था। उस मजरे की जमीन भी एक्वायर की गई थी। देश भर में सदियों से जमीन से बेघर किए गए लोगों के अलग नहीं है इनकी दास्तान। इनके पुरखे उस समय पे बेघर हुए जब पढ़ाई लिखाई आम नहीं थी। नौकरी का मतलब था मजदूरी। जमीन ही अन्नदाता थी। सोचिए, दिल्ली शहर में रुमाल के बराबर जमीन का एक समय का मालिक आज करोड़पति है, मगर ये लोग रोज की दिहाड़ी पे जिंदा हैं। कभी ऐसा हुआ है कि 160 एकड़ जमीन का मालिक और गरीबी में जी रहा हो? हमारे साथ हुआ है सर, हमारे साथ पहले तो हुआ होगा ना, हमारे साथ तो अब हो रहा है जी। हम तो अब देख रहे हैं, हम इतने बड़े पेशेदार होने होकर भी आज मजदूरी कर रहे हैं, दुनिया की बेलदारी कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं आप लोगों के? बच्चे देखो जी सरकारी स्कूल में ही भेजते हैं, प्राइवेट तो हम पढ़ा नहीं सकते क्योंकि हम पेट पालने भारी है। तो सरकारी स्कूलों में भेजते हैं बच्चे, जैसी पढ़ाई होती है ऐसे पढ़ते हैं बच्चे। तो ये बताइए कि थोड़ा आगे आइए, चपाई आगे खींच लीजिए। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? बिरजी, बिरजी। बीर जी, हाँ जी। ये बताइए कि जब आप कहानी सुनते थे पुरानी, हाँ जी। तो कभी आप उसको देखने गए सचमुच जमीन को? हाँ जी। कैसी है आपकी? देखो जी हम तो ना गए, मैं गया जी। आप नहीं गए कभी? नहीं गए जी। आप गए कभी जमीन देखने अपने? मैं भी नहीं गया जी। हम गए थे सर अपनी ज़मीन पर। कब? 7-8 साल हो गए जी उन बातों को, जब हम पहली बार गए थे वहाँ। क्योंकि जब भी हम जाने लायक हुए थे जी, बड़े बूढ़े ने बता तो हमें पहले भी रखा था कि भाई हमारी ज़मीन वहाँ पर है, पर हम गए बाद में 7-8 साल पहले हम गए थे तो हमने देखा कि भाई हमारी ज़मीन यहाँ पर है। नहीं तो आपको कैसे पता लगा आपकी जमीन कहाँ पर है? बताया था जी, और रायसीना गांव था हमारा, पहले से बड़े बूढ़े बताते आ रहे हैं जी जब से ही हमें। नहीं तो आप नीचे नीचे रहे कि ऊपर पहाड़ी चढ़े? नीचे राष्ट्रपति भवन तक गए जी, और संसद भवन पे गए, जहाँ एक मंदिर और मस्जिद भी बन रही है संसद भवन के साथ में, वहाँ पर भी गए थे हम। सारी ज़मीन पे हम घूम के आए, अपनी ज़मीन पे हम ज़मीन के मालिक हैं, लेकिन अब हम तो कुछ भी नहीं थे उस समय। नहीं तो किसी को आपने वहाँ बताया, पुलिस वालों को? पुलिस वालों को बताया था। क्या पूछा उन्होंने? तो हमें राष्ट्रपति भवन में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी जरा अपनी ज़मीन के बारे में कि भाई हम गरीबी की रेखा में जी रहे हैं, हम इतने ज़मीन के मालिक होते हुए भी हमारी ज़मीन की कोई सुनवाई की। जब मैंने एप्लीकेशन लगाई थी राष्ट्रपति भवन पे, तो मैं गया था तो गेट पे मैं रोक लिया पुलिस वालों ने। बोले आप कहाँ जा रहे हो, कौन हो? कि जी मैं अंदर जाना चाहता हूँ, बाकी आप ये कहो कि कौन है। अब तो हम फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, जिस जगह पे आप खड़े हो आप हमें रोक रहे हो, ज़मीन का मालिक मैं हूँ। मैंने बोला उनसे, आपने पुलिस वाले को बोला मैंने। वो बोले भाई कैसे? मैं कि भैया ज़मीन हमारी है और मैं इसी के एप्लीकेशन देने राष्ट्रपति जी को मैं आया हूँ। उन्होंने फिर आधार कार्ड देकर मुझे जब जाने दिया जी उनको। अच्छा, जाने दिया फिर आप? हाँ जाने दिया। तो आप अंदर जाके किससे मिले? पीएन से मिले थे जी। एक खिड़की पे जो पीएन बैठता है ना जी, जो यानी कि रिसेप्शन पे, रिसेप्शन जमी मेरी एप्लीकेशन जमा कर ली। उन्होंने कहा जी ठीक है, राष्ट्रपति जी का कोई जवाब आएगा जब आपको फ़ोन कर दिया जाएगा। ये सन 2004 की बात है जी। अच्छा, 2004 में लगा, 24 में लगाई थी, 24 में 23 में लगा के आया था। बाकी उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया सर। देखो वो तो कुछ कैश एक्शन भी क्यों लेते हैं जी, वो तो उन्होंने कहा ठीक है जी आपकी ज़मीन है तो आप एप्लीकेशन दे जाओ। द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति हैं, अच्छी हैं, आदिवासी जो भी हैं वो अच्छी हैं, सुनाई करती हैं, आपके पास जवाब आएगा। लेकिन सर बिल्डिंग आपने पहली बार देखी था राष्ट्रपति भवन वो? हाँ जी, यात्रा तो पहली बार, मतलब अंदर तो पहली बार घुस गए थे, बाहर से तो देख लीजिए पहले भी कई बार, लेकिन अंदर पहली बार ही घुसे थे उस समय। अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, यानी आपको ये फीलिंग आई कि आपकी ज़मीन पे इतना बड़ा? ये फीलिंग हो रही थी जी कि आज हमारे पास ये ज़मीन होती तो हम भी कुछ होते। आज टाइम पे 2 रोटी तो टाइम पे खा लेते। अब तो हम ये जी मजदूरी करने जाएंगे, कमा के लाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो खाने के लिए डाले हैं इस समय। ये तो फीलिंग थी। आधे भूखे और आधे प्यासे, मतलब ऐसा ही टाइम कट रहा, आधे भूखे और आधे प्यासे। हम मजदूरी नहीं करें तो खाने के लिए नहीं पे। अच्छा, आपने देखा है राष्ट्रपति भवन? नहीं देखा जी। फोटो देखिए। अब फोटो देखें बस, रात भर जाके हमने नहीं देखा। हमें तो यहाँ तक फरीदाबाद तक की भी नहीं है पता। अच्छा, हाँ जी। पढ़े लिखे तो है नहीं जी, फिर भैंस चराते थे, कहीं गए हैं नहीं, बाहर भीतर कहीं जाना आना है नहीं। बाहर के काम ज़्यादातर हम या बड़े भाई साहब थे वो एक्सपायर हो गए जो, वो जाते थे या हम जाते थे। ये क्या नाम था भाई साहब का? महावीर जी। महावीर जी।
जी। ये बताइए कि आप में से कोई कभी गया है दिल्ली राष्ट्रपति भवन वगैरह? किसी ने नहीं देखा? आप लोगों का ब्याह हुआ था तो इस घर के आदमी ने क्या बोला था कि बड़े जमींदार हैं दिल्ली के? मुआवजा मिलो जैसे बतावे चाहता है और तो भाई हम लोग के रस्सी लेके इतने जमीन जायदाद है। जब हमारे पापा ने कही है कि जब तुम वहाँ के तो मुआवजा मतलब टीवी पे खबर आई बताई अब मुआवजा मिलो तो तुम भी केस लड़ो और जब घेरो 2011 में हुई मेरी शादी। हमारा तो हमारे ससुरी बतावे हम तो उनकी सुनाई बस। क्या बताते थे ससुर क्या आपको? हमारी जमीन है वहाँ पे बस इतना ही बता। गुस्सा नहीं आता? गुस्सा तो आवे फिर कहा करे फिर गुस्से पर तो कंट्रोल करना ही पड़े। जब कुछ हाथ में कुछ है ही नहीं तो क्या करें फिर? जब हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर क्या करें? पढ़े आपको लगता है कि बहुत बड़े लोगों से लड़ नहीं सकते? न लड़ सकते जी। अब गांव का होता तो लाठी लेके निकल जाते। और का हैं? जब पैसा भी न लगाने को जाएंगे कैसे फिर जीवन आएगा? नहीं, अगर मान लीजिए गांव में कोई आपके दरवाजे पे जमीन पकड़ ले थोड़ी सी तब तो लड़ चल जाए। जब तो करते थोड़ी हाथापाई। तो ये बताइए कि बच्चों को पता है राष्ट्रपति कौन है भारत का? किसी को पता है? तुमको पता है? खेलने में फुर्सत बिजी रहे। है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है यार? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पता है? हैं? और देश की राष्ट्रपति कहाँ रहती हैं? राष्ट्रपति भवन में। की बात ये है जी, अभी तो हम जा रहे हैं आ रहे हैं, अभी बच्चों को जरूरत नहीं पड़ रही है, शायद हम नहीं रहेंगे जब इनको ही जाना पड़ेगा। बाकी सीखना चाहिए इनको जी हाँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई जारी रहेगी? देखो जी, लड़ाई तो जारी रहेगी जी। देखो गरीब आदमी को तो ये चाहिए भाई मिलना चाहिए, हमें चाहिए न्याय मिलना चाहिए। जायज़ तो ये है जी। अब मान लीजिए हम किसी कारण आँख बिछ जाएँ, हम नहीं रहे, लड़ाई बच्चे भी लड़ेंगे जी अपने हक के लिए। तो जी हम किसी दूसरे का नहीं मांग रहे, ना हम गलत कर रहे हैं, अपनी ज़मीन का मुआवजा मांग रहे हैं, हम कोई गलत तो नहीं कर रहे। यानी कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग छोड़ेंगे नहीं? नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे जी, चाहे कुछ भी हो। घनो नहीं थोड़ा कुछ तो मिला जी। जी घनो नहीं थोड़ा कुछ तो मिला। जमीन एक्वायर होने के कुल 103 साल बाद रायसीना गांव से बेदखल लोगों ने दिल्ली में कानून का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत की। एक वकील सूरज सिंह सामने आए और इनको कहा कि मुफ्त में लड़ेंगे, अगर कुछ मुआवजा मिला तो फीस दे देना। तो ये फिर आप लोगों ने कोर्ट केस कैसे शुरू हुआ ये सूरज सिंह जी का? जब हमने कागज़ निकलवाए 30,000 कोर्ट से, रिकॉर्ड निकलवाया पूरा। बात है? ये निकलवाया था जी हमने 13-14 में। अच्छा, 2013-14 में जी। तो उससे पहले आपके पास रिकॉर्ड भी नहीं था? रिकॉर्ड सर वहाँ जो रात के समय लाठी चार्ज करी उन्होंने पे, सारा रिकॉर्ड वो वहाँ छोड़ आए थे। हाँ। तो वहाँ जब जिससे लड़ाई थी, जिन्होंने भगा दिया, वहाँ दोबारा बड़े बूढ़े गए नहीं, डर के मारे भाई दोबारा हमें मारेंगे। हाँ। तो कागज़ लेने वो गए नहीं, तो कागज़ तो निकलवाने थे, तो हमने नाम कागज़ 30,000 कोर्ट से जब सारे कागज़ निकलवाए थे। वीरेंद्र के परिवार की लड़ाई शुरू तो की थी उनके भाई महावीर ने। सालों पलवल से दिल्ली के चक्कर काटे, प्लेटफॉर्म पर सोए और यही लड़ाई लड़ते लड़ते जिंदगी की लड़ाई हार गए। एक अदद आधार कार्ड पर उनकी फोटो याद के तौर पर जिंदा है। इसमें डिसाइड ये हुआ कि उन पे ये साबुत नहीं हो पाया कि हम उनके वारिस हैं। अच्छा। क्यों, जो वाकई में होगा सर वही तो साबुत करेगा। हाँ, सबूत तो देना पड़ेगा ना, साबित नहीं कर सकते आप। साबुत नहीं कर पाए वो, आप उनके वारिस हैं, तो वो अच्छा। डिसमिस हो गया। ये क्या है? ये है जी जिनके नाम महावीर जी बता रहे हैं ना जी, ये इनकी आधार कार्ड। ये महावीर जी का है? हाँ जी, ये एक्सपायर हो गए। अच्छा। इन्हीं के नाम से डला हुआ था। अच्छा, ये केस इनके नाम से डाला था? हाँ जी, महावीर जी के नाम से। महावीर जी के नाम ये से एक्सपायर हो गए। इनके साथ तब में वीरेंद्र सिंह मेरा नाम। अच्छा। ये कागजन में वीरेंद्र है मेरा नाम वहाँ पे। तो इनकी 1960 की पैदाइश थी? 60-61 की 59 की। वीरेंद्र के घर से हम निकले तो सोचा क्यों ना बाकी परिवारों की हालात देख लें। एक के बाद एक घर देख लिया, मगर मुफलिसी हर कोने में फंस रही थी। ये दूसरा घर है इनका? है आपका? बड़े भाई का महावीर जी जो गुजर गए। अच्छा, महावीर जी का घर ही है। महावीर जी की है। कितने साल लड़ाई करी महावीर जी ने आपकी? खर्चा पानी कैसे चलता था? ये ढोर चौथे से चलाते थे, बेलदारी करते थे। अच्छा।
तो क्या कहते थे महावीर जी अपनी जमीन के बारे में आपको? यूँ कहते हैं हमारी उनके दिल्ली में जमीन है, उनका भी कोई फैसला ही ना हो रहा। कहते कहते वो ऐस पार हो गई। यही लड़ाई लड़ते लड़ते लड़ाई लड़ते रोज की जाते थे, सुबह जाते थे, शाम को आ जाते थे। दिल्ली से बच्चे बेलदार करते थे। अच्छा। वो वहीं रहते करते थे उनके। और कैसे जाते थे? बस से? बस से जाते थे। तो पैसा रुपए कहाँ से आता था इस सब के लिए? पैसे वो बच्चे जब कराए तो जब पैसा भी लाने पड़े, केस लड़ेंगे तो पैसा भी लगेगा। केस भी लड़ते थे, पैसा भी लेते थे ब्याज पे। ब्याज पे पैसा लेते थे? हाँ। केस लड़ने के लिए? हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे भूखे चले जाए रोटी ना खा के जाए हमारे पापा। जी? भूखे चले जाए रोटी ना। महावीर जी आपके पापा थे? पापा है हमारे। अच्छा। घास से रोटी नहीं खा कर चले जाए। नहीं हो पाती थी कई बार। कितने साल लड़े? 13-14 से केस चल रहा है। अभी तक चल रहा था। 12-13 साल। बहुत मदद करी आपने। ठीक है। पिंगौड़ गांव से निकले तो प्लान नहीं था, मगर मन नहीं माना। पानीपत सोनीपत का फासला 150 किलोमीटर से ज्यादा का है, मगर ये जानने की इच्छा जाग गई कि रायसीना के साथ उजाड़े गए मालचा गांव वालों का क्या हाल है। फिर वही हाईवे सरपट दौड़ता हमें सोनीपत ले आया। गांव का नाम हरसन कलां था, मगर गांव में घुसते ही इस बोर्ड ने बता दिया कि भले ही सरकारी कागज कुछ कहें, मशहूर ये गांव मालचा के नाम से ही है। यानी दिल्ली से कुछ दूर आ गया, मगर अभी भी दिल में दिल्ली का मालचा गांव बसा है। पलवल से 146-150 किलोमीटर दूर हम आ गए हैं एक और गांव में, हरियाणा में, सोनीपत इलाके में है। लुटियंस दिल्ली। पिछले कुछ सालों में आपने नाम काफी सुना होगा। 1911-12 में कलकत्ता से राजधानी अंग्रेज दिल्ली ला रहे थे, लाना चाहते थे। वो हिंदुस्तान की छाती पर गुलामी की जो कील थी उसको गहरा ठोकना चाहते थे। नई दिल्ली में लुटियंस दिल्ली नाम की नया शहर बसाना चाहते थे, मगर वो सिर्फ बसा नहीं रहे थे, उन्होंने वो शहर बसाया 150 गांवों को उजाड़ के। उनमें से एक बहुत आबाद बड़ा गांव था, गांव मालचा। वहां के भागे हुए लोग अंग्रेजी हुकूमत से डरे हुए पहुंचे सोनीपत के गांव में, बिना जमीन, बिना कपड़े, बिना आबसाब के, और वहां उन्होंने बसाया गांव मालचा। आज मालचा गांव के हसनपुर मालचा के मुख्य चौराहे पे ये तारीख गवाह है 1912-1913। यहाँ लोग रहते थे पहले, लेकिन एक बड़ी आबादी मालचा गांव दिल्ली से पहुंची इस मालचा गांव में, और आज वही पुरानी 112-13 साल पुरानी यादें लिए बहुत सारे लोग उम्रदराज हो चुके हैं। बच्चों के बीच में किंवदंतियां सुनाई जाती हैं कि कैसे जो स्कूलों में तुम पढ़ते हो, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, बड़े बड़े सदन, वो सब हमारी जमीनों पे बने। ये कहानियों का किस्सा है। पक्की गलियों से गुजरते मालूम नहीं था कि किससे बात करें, मगर सड़क किनारे कुछ बुजुर्ग शाम काटते दिखे तो हम रुक गए, और वहां से शुरू हुआ बुझी हुई उम्मीदों का एक सिलसिला। 4-5 पट्टियाँ थी, प्रहलादपुर, मालसा, ये आपका जो मोरवाड़ा है, मोची का बाग। क्या करे, कोई कार्य था नहीं। गड्डियों में कंक्रीट ढोते थे। उस टाइम रेट क्या थे, 2 आने के रेट थे। परिवार का गुजारा नहीं होता था। उस वजह से ये उठ करके बेचारे यहाँ पर आए। तो इनकी सबकी ज़मीनें अंग्रेज़ों ने ले ली? हाँ, हमारी प्रहलादपीर की, मालसे, कोटड़ा, मंगलापुरी, मोची का बाग, इनकी शामलात ज़मीन थी।
जो अभी आजकल गवर्नमेंट के अंडर है, वहाँ ये छोड़ के आगे थी। गवर्नमेंट ने कोई किसी टाइप का मुआवजा नहीं दिया, एक जंगल के हिसाब से रह रहे थे। वहाँ ना तो बोने के लायक ज़मीन थी, जंगलात जैसे पड़ा रहता है, ये आजकल काबली की कर वगैरह है, ऐसी जमी हुई थी। और अभी भी यही हालात बताते हैं, मैं तो गया ही नहीं हूँ, कि अभी भी ऐसा ही है। काफी एरिया में अभी भी ऐसे ही है। हाँ, दिल्ली के एरिया में जहाँ पर हमारा आपका क्या नाम है? राम स्वरूप। तो ये बताइए, आपके पुरखे जब यहाँ आए थे तो उनके पास क्या था? उनके पास कुछ नहीं था, नथिंग। बेचारे अपनी झोपड़ी झापड़ी बना कर रहते थे। गवर्नमेंट ने उस टाइम पर के कोई ऐड नहीं दी थी, उसी से गुजारा करते थे। जैसा भी होया वैसा सूखे आले में कर दिया, भगवान पे डिपेंड था। बारिश हुई तो थोड़ा घना ज़्यादा हो जाता था, उससे गुजारा करते थे। तो किसी को मुआवजा लेने क्यों नहीं गया? जब अनपढ़ आदमी थे जी, ये जानते नहीं थे उस चीज़ के बारे में। जैसे आजकल बहुत तेज़ हैं, हर चीज़ के बारे में जान जाते हैं, इन्हें तो कुछ भी मालूम नहीं था। इन्हें ये भी मालूम नहीं था हमारी ज़मीन की क्या कीमत है। देखो जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे आप तो जाट के पास बड़ी, जाट से बड़ी कोई लाठी है? आप एक बात बताएं, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, वहाँ जो कुर्सियाँ पर इनके पास लाठी लाठी और कुछ ना। जाट के पास सिर्फ लाठी लाठी है। जो कुर्सियाँ पर बैठे हैं उनके आदमी, उनके रिश्तेदार भी हैं, वो हमारे को कहाँ पहुँचने देंगे? वो एक कहावत है ना, दिल्ली के माँ कुर्सी बिचकी, अनपढ़ मूड गवारों की। जो भीख में, जो सीट मांगया करते कोटरिया में, उनकी कुर्सियाँ चंडीगढ़ में बिछ रही हैं। हमारी जो कीमत क्या है? अब मैं अल्लाह करने लगूँ, चाणिया में तो मेरे हाट है। आप में से किसने, आप लोगों की ज़मीन पे एम्बेसियाँ बसी हैं, राष्ट्रपति भवन है जैसी बड़ी बिल्डिंगें हैं, आपने देखा है कभी बिल्डिंग को? कोई देखा है, राष्ट्रीय भवन गए थे, खूब गए थे? हमारी ज़मीन में है वो। अच्छा, नहीं मुझे ये बताइए कि अंग्रेज तो जालिम थे, बाहर से आए थे, लूट रहे थे। बाद में तो अपनी सरकार आई, नेहरू जी आए, इतना बड़ा नेता आया, उसको आपका दर्द नहीं दिखा? ना जी, दर्द गरीब आदमी का दर्द कौन देखता है? कोई नहीं देखता। इतनी गरीबों की सरकार। अरे कहाँ गरीबों की सरकार? कौन कहता गरीबों की सरकार है? मेरे को बताओ लेकिन आप लोग तो ये भी नहीं कह रहे थे कि ये राष्ट्रपति भवन हमारा है, आप तो नहीं कहते। आपका तो कहना रहता भाई उसका मुआवजा तो दो। हमारी जमीन में बन रहे हैं, लेकिन पूरे मुआवजे मिल नहीं रह रहे हैं। जो कागजों की हिस्ट्री उठा के देखा है ना, उनमें पूरे नहीं मिल रहे हैं। आपका क्या नाम है? मान सिंह। मान सिंह जी, आप क्या करते थे पहले? अरे खेती बाड़ी करें, नौकरी करते थे? हैं? यो करता हुआ मैंने। राष्ट्रपति भवन कैसे गए थे? मन है, राष्ट्रपति भवन कैसे गए थे? ये तो गांव का काम गया था, एक दो गया था, सारी पट्टी गई थी, सबने पैसे दिलाए, कुछ नहीं पाया उड़े। और पाया होगा था हमारे तो कौन बताओ है, अनपढ़ आदमी हमने तो। जाटों का इतना बड़ा नेता देवीलाल तो उप मुख्यमंत्री तक गया, कुछ ना पाया उड़े। क्या कह रहे हैं? जब किसी ने केस ना करता था और कोर्ट में। अच्छा, देवीलाल वगैरह वो उस टाइम पे किसी ने केस ही नहीं करा था। तो क्या ये लोगों ने क्या सोचा? आलस था? सरकार अपने आप तो देती नहीं देती ना, छीनना पड़ेगा। मनो नहीं इस बात में। 1911-12 के करीब आए थे। हाँ, पैदाइश इसकी बाद की है ना यहाँ की। तो वहाँ का पैदाइश का आदमी कोई नहीं रह रहा। अच्छा, इस गाँव में कोई नहीं बचा? कोई नहीं बच रहा। यानी उस टाइम की कहानी सुनाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है ना जी ना, कोई नहीं है। वो बात तो बहुत पुरानी होगी ना, 24 है, आज 25 है।
जो लोग अब यहाँ आए थे उस 113 साल हो गए हैं। 113 साल 113 साल कौन सी और आप अंदाजा लगा लो। हाँ, लेकिन जो उस टाइम पे पैदा हुआ 90 साल पहले, उसने यहाँ पे गरीबी कैसे लोग रहते होंगे, कच्चे मकान होंगे। वो तो जैसे उन्होंने अपने हिसाब से निकाला, टाइम निकाला उन्होंने। आने के बाद इधर कस्बे बनाए थे। टोटल कच्चे मकान थे बेचारों ने, कच्ची ईंटों के बना करके और उसमें रहने लगे थे। अपना पशु रखते थे, गुजारा करते थे। तो आप लोग कोर्ट केस का हिस्सा नहीं बने? सज्जन सिंह से थे ना? सबसे पहले बोला मैं टोटल अनपढ़ आदमी थी। तो कुछ प्रॉपर्टी जो है हमारे बुजुर्ग छोड़ गए थे। कहाँ पे? मालचे के अंदर। उसमें से कोई हिस्सा मिले तो हम सरकार की तारीफ भी करें, नहीं तो हमारे लिए तो बेकार है। ऐसे ही कांग्रेस है, भारतीय जनता। तो सबके पिताजियों ने कहानियां सुनाई होंगी मालचा की। फायदा तो ना उनका नहीं होगा। कोई फायदा ना होता जी। नहीं, लेकिन कहानियां तो सुनाई होंगी। कुछ फायदा नहीं, कहानी सुनाने का फायदा क्या है? कुछ नहीं पाने। सरकार किसी की नहीं मानती, सरकार अपन मनमानी करती है, मानो इस बात में। तो जब मालचा गांव से जो लोग आए थे उनकी अब कौन सी पुश्त चल रही है, 5वीं 6ठी? ज़्यादा तो देख लो 113 साल हो गए। 5वीं 6ठी 3 डाली। 100 साल में 3 चली जाती हैं तकरीबन। 100 साल रख लीजिए, 4 गुजर गई, 5वीं आ रही होगी अब। हाँ, शहरों में मायूसी आम है, मगर गांव वाले इतने मायूस कम दिखते हैं। किल्लतों और नजरअंदाज किए जाने को वो बेहतर झेल लेते हैं। सवाल ये उठता है कि जमीन इनकी थी, इस पर शक नहीं। ये वारिस हैं, इस पर भी शक नहीं। इनको मुआवजा नहीं मिला, ये भी शक से परे है। सरकार से इन्हें इंसाफ नहीं मिला, मगर इंसाफ के मंदिर कोर्ट में क्या हुआ? हमने रायसीना और मालचा गांव वालों के वकील को वहीं बुला लिया जहां की जमीन पे झगड़ा है। ऐसा है, नवंबर 1911 में 1911 में जब कलकत्ता से राजधानी अंग्रेजों ने दिल्ली में लाए थे, उस समय 455 विलेजेस एक्वायर किए थे। अच्छा। नवंबर 1911 में। हाँ। और एक नोटिफिकेशन आया था, उस समय चीफ कमिश्नर होवर्ड थे। हाँ। तो उन्होंने जो कहा दैट इन पब्लिक इंटरेस्ट वी आर एक्वायरिंग दिस फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ दिल्ली, इंडिया। अच्छा, ये नोटिफिकेशन आया जी। अच्छा। उसमें जो कंपनसेशन का रेट तय हुआ, उसमें बहुत से लोगों को दे दिया, बहुत से लोगों को उन्होंने जबरदस्ती घोड़ों से भगा के, अच्छा, और बिना कंपनसेशन के एक्वायर कर लिया। इसमें कितने गांव गए? इसमें 450 गांव। टोटल 450 गांव गए? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन नाम तो हम कुछ ही का सुनते हैं। जैसे रायसीना गांव था, जिसमें किसानों की यहाँ खेती होती थी। हाँ। जिसपे आप कह रहे हैं कि हमारा ये जो इलाका दिख रहा है, ये रायसीना गांव का था। हाँ, इसमें मेरा क्लाइंट है कि कालू। तो यहाँ पे खेती हुआ करती थी? हाँ, खेती और गाय, मवेशी थे। हाँ, मवेशी हुआ करते थे। मवेशी, ये जंगल था सारा। तो यानी आप कह रहे हैं यहाँ पे रायसीना था, उसके थोड़ा पीछे उधर जाएं तो मालचा गांव। मालचा, जिसमें सारा ये चाणक्यपुरी बसा हुआ है जी, वो था, मालचा गांव था, वहाँ मंदिर भी है। तो दिसंबर 1912 में हमारे पास रिकॉर्ड है 19 दिसंबर 1912 के, जिसमें बताया गया है कि कुछ लोगों को कंपनसेशन नहीं दिया गया था। नहीं, तो उस समय पहले एक्वायरिंग का नोटिस आया, उसके बाद पहले उसका प्रक्रिया से बताइए। प्रक्रिया ये है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो पुराना है 1980 का जो था, 1884 का, हाँ, जो 1913 तक वैलिड रहा, हाँ, 2013 तक। उसके बाद जब प्रॉपर कंपनसेशन वाला कानून यूपीए सरकार लाई जी। तो ये तो आया, नया कानून तो आया 2013 में। हाँ। पुराना 1884 से लेके, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1884 के एक्ट को नए एक्ट ने रिपील किया है। उसकी धारा 24 वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। नए एक्ट की। ओके। वो कहती है कि अगर कोई किसी की जमीन एक्वायर हुई इस एक्ट के बनने से 5 साल या उससे पहले, जी, उससे पहले का मतलब कितनी भी पहले, तो कमिश्नर होवर्ड ने कहा इन द इंटरेस्ट
फॉर पब्लिक पर्पस वी आर एक्वायरिंग दीज विलेजेस, और विलेजेस की लिस्ट दे दी और साथ ही कंपनसेशन का अमाउंट तय कर दिया। कितना कॉम्पेंसेशन तय हुआ था उस टाइम? कंपनसेशन उस तरह के लिहाज से 23,10,011 सारे गांवों का total? सारे। तो उनको कॉम्पेंसेशन मिला पूरा कि नहीं? कंपनसेशन कुछ लोगों को मिला, वो तो पूरी आपने लिस्ट कहा है। था कि बकाया था कुछ हाँ। कितना लाख? जिन्होंने मिला है उनके अंगूठे हैं, क्योंकि ज्यादातर उस समय अंगूठे लगे छाप थे, हाँ। और कुछ लोगों के उर्दू में साइन है, हाँ। एक दो के अंग्रेजी में भी हैं। अच्छा, हाँ, वो पुराना दिसंबर जो शजरा है, 1912 पुराना जो है। का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे हाँ। कि किसको कितना मिला, तो उसी से हमें पता चला कि हमारे क्लाइंट एक हैं सज्जन सिंह, उनके परदादा थे शादीलाल, उनको 2710 रुपये 11 आने 11 पाई ऐसा कुछ जो है अमाउंट उनका ड्यू था, वो खाली था, वहाँ उनके ना सिग्नेचर है, ना अंगूठे है, ना कुछ है। हाँ। तो इस ग्राउंड पे जब ये नया एक्ट आया, हाँ। और नया एक्ट लागू हुआ 1 जनवरी 2014 से, हाँ। जिसका नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन, हाँ। ट्रांसपेरेंसी, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट। तो नया ये लोग एक्ट आ गया, चले गए। ये लोग चले गए। उसके बाद क्या हुआ? और ये लिखते रहे गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत पुराना था ना, Correspondence हुई। हाँ। और यहाँ तक कि राम जेठमलानी ने अर्बन मिनिस्टर को लिखा, जब वो मंत्री थे, हाँ। कि भाई इन किसानों के साथ जाती हुई है, जब वो लॉ मिनिस्टर, हाँ, जब वो लॉ मिनिस्टर थे, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को तो ये लिखा बताइए कि आज़ादी मिलने पे ये तो कुछ बिल्डिंग बन गई, कुछ ज़मीन खाली भी रही क्या? खाली अभी भी पड़ी हुई है, 7-8 एकड़ अभी भी है। अच्छा, जिसका हम क्लेम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो एडवर्ड कमेंटर की जो जमीन बताते हैं, जिसमें इस समय डीएलए बैठा है, वो भी हमारे क्लाइंटों की है। उसमें तो कभी भी ये नहीं हुआ कि भारत सरकार जो आज़ाद देश बना जी, उन्होंने इनको कुछ दिया? कुछ नहीं दिया, लेकिन इक्के दुक्के जो सतर्क थे, हाँ। पढ़े लिखे थे, जिन्होंने केस डाला पुराने एक्ट में, हाँ, कि भाई या तो हमें कंपनसेशन दो, 1884 वाला, 1884 वाला, तो उसमें 1910, 1912, 11-12 के बाद तो जो है फिर 1940-50 तक कुछ लोगों को जमीन मिली। फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन को इतना पता नहीं था, फिर इतना पुराना हो गया। ये जागृत हुए जब नया एक्ट आया 2013 में, इनको सितंबर 2013 में नया एक्ट बना, जो लागू हुआ 1 जनवरी 2014 से। ये रेलिवेंट है। हाँ। राहुल जी, अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि वो ये भी कहता है कि अगर किसी लैंड को एक्वायर किया जाता है और उस पर कंस्ट्रक्शन या जो सेड पर्पस है उसके लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, तो ज़मीन वापस की जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो यही था, तो यही ग्राउंड लेके सेक्शन 24(2) कहलाता है नए एक्ट का, हाँ। जिसमें ये कहा गया है कि इफ एन अवार्ड हैज बीन पास्ड 5 years और मोर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, हाँ। और उसमें दोनों में से एक कंडीशन पूरी हो कि या तो सरकार ने मुआवजा ना दिया हो या सरकार ने कब्जा ना लिया हो, तो उस स्थिति में आप अप्लाई कर सकते हैं और सारा एक्विजिशन खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास आए, हमने कहा कंपनसेशन कहाँ है, दिसंबर 1912 का हमने रिकॉर्ड दिखाया। ऑनरेबल जस्टिस BD अहमद ने कहा, डॉक्टर साहब 100 साल बाद आ रहे हो। मैंने कहा मैं तो 100 से भी ज़्यादा आ सकता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज इज इफ द अवार्ड हैज बीन पास 5 years प्रायर टू दिस और मोर मीन मोर। तो कहने लगा फिर तो आप अकबर के टाइम की भी ले आएंगे। हमने कहा नहीं, 1884 के बाद आ सकता है, उससे पहले नहीं। उसके बाद आप लोग हाई कोर्ट कब गए? हम गए दिसंबर 2014 में। अच्छा, 14 में ही चले गए, आफ्टर द लैंड एक्विजिशन। आफ्टर द लैंड एक्विजिशन तो वो चले गए। तो उसमें कुछ फैसला आया? उसमें नेचुरली केस हमारा एडमिट हो गया और सब कुछ चलता रहा। अब सरकार ने देखा कि यार ये तो लेफ्ट एंड राइट जमीन जा ही रही है, क्योंकि सरकार ज़्यादातर, क्योंकि अगर यहाँ दिया तो पूरे देश में बाकी जगह भी जहाँ एक्वायर हुई है वहाँ देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा क्या किया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट में एक ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा जी थे, उन्होंने देखा कि भाई ये गवर्नमेंट के हित में नहीं है, तो फिर जो है उन्होंने ये इस कानून में इंटरप्रिटेशन दिया इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में 2018 में, कि भाई ये 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक नहीं कि कब्जा भी तुम्हारे पास हो और मुआवजा भी ना मिला हो। अगर कब्जा सरकार के पास गया तो भी आपकी जमीन नहीं छूटेगी। जी, क्या हुआ कब? 6 मार्च 2020 को 2020 को 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये सेक्शन 24 जो है, इसमें दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। दोनों कंडीशन का मतलब या तो आपको मुआवजा ना मिला हो और जमीन भी आपके पास हो। अब जमीन तो पोजीशन होना चाहिए। हाँ, पोजीशन होना चाहिए, है ना। वो अगर नहीं है, पहले था कि दोनों में से एक, क्योंकि वर्ड और यूज़ किया है, और मीन या आइदर ये और दिस। उसके बाद ये सारे केस ऑलमोस्ट एक तरह से जीते हुए भी हार गए।
खत्म हो गया मामला। खत्म हो गया। 3 जजेस की बेंच ने अभी मई 2024 में डिसाइड किया है कि नहीं बैक डेट से लागू नहीं होगा, जैसे नागरत्नम सही है। इसमें स्पेसिफिकली 2020 में आया कि ये पुराना केस है, ये डिसमिस करते हैं। अब जो है हम नई पिटीशन डाल रहे हैं और अभी दिसंबर 2024 में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा जो कंपनसेशन है वो करंट डेट से मिलेगा। तो कितना कॉम्पनसेशन कुल था कुछ? मतलब उस समय टोटल तो 450 गाँवों का 23 लाख के लगभग बहुत पैसा होता है। 23 लाख रुपया था उस हाँ, टाइम का। उस आज का टाइम। कितना अंदाजा है आपका? आज का उसको 23,000 करोड़ मानिए। 23,000 करोड़ कम से कम। यू आर सेइंग कि जो ये यहाँ के गांव खाली हुए, हाँ राष्ट्रपति भवन बना, पार्लियामेंट बना, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जी, तो उस समय का 23 लाख रुपए का जो कॉम्पनसेशन था, जी, जी। वो 23,000 करोड़ की राशि पे जनता के सरकार बैठी हुई है। दैट्स करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। जमीन पे हक के मामले छोटे से बहुत बड़े हो सकते हैं। देश से देश लड़ जाते हैं, देशों के समूह आपस में भिड़ जाते हैं। एक मजहब की एक देश में जमीन के हक की लड़ाई पूरी दुनिया में एक हक की लड़ाई बन जाती है। यूएन में मामले उठते हैं। इसके अलावा देशों में राजनीति ऐसे ही हक और हुकूक पे पनपती है, खूब नारे लगते हैं। अब देखिए हाल ही में वक्फ की ज़मीन पे सरकार को बिल लाना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है, और उसके खिलाफ हक बचाने के लिए बंगाल की सरकार कहती है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। मुर्शिदाबाद में इस पे दंगे भड़क जाते हैं। अब आम आदमी के पास अपने हक की लड़ाई में 3 जरिए होते हैं: सियासत, सरकार और उसके अलावा कोर्ट कचहरी। सियासत इस पे होती नहीं क्योंकि बहुत थोड़े लोग हैं, वोट की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। सरकार वैसे तो रेवड़ियाँ बांटती है, यानी इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा मुल्क, उसमें इतनी बड़ी बड़ी सरकारें, उनके पास इतनी सारी ज़मीन और इतनी सारी नौकरियाँ, 1-2 अदद नौकरी दी जा सकती थी। ये हक नहीं तो मुआवजा ही मिल सकता था इन्हें, लेकिन वो भी नहीं मिला। शायद इनकी परेशानी ये है कि लोकतंत्र में जो जहांगीर का इंसाफ का घंटा होता है वो शायद बादशाहों के खिलाफ नहीं बजता, या अगर उस ज़मीन पे राष्ट्रपति भवन खड़ा हो तो हक की लड़ाई हल्की हो जाती है, बिल्डिंग का वज़न ज़्यादा हो जाता है। आखिरी रास्ता बचता है कोर्ट का। अब कोर्ट में परेशानी ये है कि कोर्ट कह चुकी है कि कब्ज़ा इनका नहीं साहब, कब्ज़ा सरकार का है। उसके अलावा कोर्ट एक बात और कहती है, कोर्ट कहती है कि बहुत देर कर दी आने में आपने। अब मामला 100-110 साल पुराना हो चुका है, पुराना तो है, मगर मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा। रायसीना गांव और मालचा गांव के लोगों का इस देरी वाले कोर्ट के आदेश पे कुछ कहना है। इस पे आप बताइएगा कि ये कितना सही है और कितना गलत। कोर्ट ने ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई 100 साल पुराना केस मान्य नहीं रखता है। तो राम मंदिर का केस तो 500 साल पुराना था जी, वो सिलेक्ट कर लिया, तो हमारे केस में क्या है, हमको भी देना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि राम मंदिर का केस अगर 500 साल पुराना था और कोर्ट कहती है कि हक दिलवा सकते हैं उसमें, तो हमें भी मिलना चाहिए। जो 500 साल पुराना राम मंदिर केस था और उसको हक मिल गया, तो हमारा तो 100 साल पुराना केस है जी, हमें भी मिलना चाहिए। जायज़ तो है ये।